फ्रेंड्स, एमए थर्ड सेमेस्टर के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिविज़्म या संरचनावाद शुरू किया था। हमने उसमें आपको थोड़ी सी प्रस्तावना बताई थी। आज हम लोग देखेंगे कि संरचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज़्म के ऊपर किन किन लोगों का और किन किन विचारों का प्रभाव था। 1980 के दशक में मात्र नव यथार्थवाद और संस्थागत नव उदारवाद का प्रभुत्व नहीं था, बल्कि सामाजिक सिद्धांत में भी बढ़ती हुई रुचि थी। इसके अंतर्गत संरचना, अभिकर्ताओं, अभियोजन सिद्धांतों, जो कि संरचना और अभिकर्ताओं के मध्य संबंधों को निर्धारित करते हैं, को समझने की कोशिश की जा रही थी। सामाजिक सिद्धांतों ने यथार्थवाद और नव संस्थागत उदारवाद, जिसको न्यूलिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है, के व्यक्तिवाद और भौतिकवाद को चुनौती दी। कुछ आलोचनाएं समाजशास्त्रीय सिद्धांत से आई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार संरचनाएं अभिकर्ताओं को पहचानने और रुचियों को सीमित और उनका निर्माण करती हैं। अन्य आलोचनात्मक सिद्धांत से मतलब क्रिटिकल थ्योरी से है, से प्रेरित थे और उनकी इच्छा थी कि संप्रभुता जैसे मूल्य तटस्थ सिद्धांत के पीछे शक्ति को उजागर किया जाए और अभिकर्ता इनको जो अर्थ देते हैं उन्हें पुनः प्राप्त किया जाए। आलोचक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को चुनौती देने की कल्पना कर रहे थे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना राज्यों की पहचान और हितों का निर्माण करती है, और ये विचार करने के लिए कि कैसे आत्मचिंतन राज्य दुनिया की बहुत सी संरचना को बदल सकते हैं। संरचनावाद को सैद्धांतिक योगदान देने में कुछ महत्वपूर्ण योगदान जॉन रगी 1983, रिचर्ड एशले 1984, अलेक्जेंडर वेंड 1987, एंथनी गिडेंस और फ्रिडरिच क्रैटचोविल का रहा है। केनेथ वॉल्ट्ज के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत की जॉन रगी के समीक्षा निबंध ने एक प्रतिवाद स्थापित करने में मदद की। उन्होंने वॉल्ट्ज के वैचारिक वास्तुकला संरचना पर प्रहार किया। रगी के अनुसार आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सामंतवाद की समाप्ति और संप्रभुता के उदय के साथ शुरू होती है। वॉल्ट्ज ने संप्रभुता की उपेक्षा की है। परिवर्तनशील विश्व राजनीति में सामाजिक और पारगमन के महत्व को उजागर करने के लिए रगी ने संप्रभुता के सिद्धांत की वापसी सुनिश्चित की है। 1984 में रिचर्ड एशले ने नव यथार्थवाद की एक बेहद प्रभावशाली आलोचना को प्रकाशित किया। उत्तर संरचनावाद और आलोचनात्मक सिद्धांत से प्रेरित होकर
उन्होंने कहा कि नव यथार्थवाद राज्य पर इतना केंद्रित हैं कि ये गैर राज्यीय अभिकर्ताओं वाले विश्व को नहीं देख सकता है। ये राज्यों को निश्चित हितों के रूप में मानता है और इस प्रकार ये नहीं देख सकता है कि उनके हितों का निर्माण वैश्विक ऐतिहासिक ताकतों द्वारा कैसे किया जाता है। ये व्यक्तिवाद के लिए इतना प्रतिबद्ध है कि ये नहीं देख सकता है कि समाज कैसे व्यक्तियों को आकार देता है और वैश्विक ऐतिहासिक ताकत कैसे राज्यों की पहचान, हितों और क्षमताओं का निर्माण करती है। ये भौतिकवाद के लिए इतना प्रतिबद्ध है कि यह समाज के एक कृत्रिम दृष्टिकोण का निर्माण करता है जो विचारों, विश्वासों और नियमों से पूरी तरह से वंचित रहती है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बुनियादी अवधारणाओं का, मसलन संप्रभुता की, इस प्रकार व्याख्या करता है कि जैसे वे प्राकृतिक हो और इस तरह यह पहचानने में विफल है कि वे एक ऐतिहासिक संदर्भ में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से कैसे उत्पन्न होता है। 1987 में अलेक्जेंडर वेंट ने एजेंट संरचना समस्या को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्वानों के समक्ष रखा। एजेंट यानी कि स्टेट्स और संरचना यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संरचना के बीच संबंधों की अवधारणा कैसे करें। अलेक्जेंडर वेंट ने तर्क दिया कि संरचनाएं एजेंटों को सीमित करने से अधिक उनकी पहचान और हितों का निर्माण करती हैं। एंथनी गिडिंस की संरचना की अवधारणा का संदर्भ लेते हुए वेंट ने तर्क दिया कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संरचना राज्यों की पहचान और हितों को आकार देती है और आपसी अंतर्क्रिया के माध्यम से राज्य संरचना फिर से बनाते हैं। इस दृष्टिकोण के माध्यम से उन्होंने दावा किया कि राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बीच संबंधों की समझ पूर्ण होती है। कानूनी समाजशास्त्रीय और भाषाई सिद्धांतों से आकर्षित फ्रेडरिच क्रैटचोविल ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नियमों और मानदंडों के पहले व्यवस्थित उपचारों में से एक की पेशकश की। उन्होंने नियामक और निर्माणात्मक नियमों के बीच अंतर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्वानों का इससे परिचय कराया। नियामक नियम पहले से ही स्थित गतिविधियों को विनियमित करते हैं। निर्माणात्मक नियम इन गतिविधियों को संभव बनाते हैं। नियम स्थिर नहीं होते हैं कि उन्हें नई स्थिति में कैसे लागू किया जाना चाहिए। माफ़ करिएगा, इससे पहले एक लाइन है, नियम स्थिर नहीं होते हैं बल्कि अभ्यास के माध्यम से संशोधित किए जाते हैं कि उन्हें नई स्थिति में कैसे लागू किया जाना चाहिए। क्रैटचोविल ने जोर देकर कहा कि विद्वानों को
व्याख्यात्मक तरीकों को अपनाना चाहिए। हम बाहर से देखने पर नियमों का अर्थ नहीं जान सकते, बल्कि दुनिया को प्रतिभागियों की नज़रों से देखना चाहिए। संरचनावाद शब्द निकोलस ओनुफ ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग में गढ़ा था। कुछ कारक संरचनावाद के उदय को चिन्हित करते हैं। नवयथार्थवादी और संस्थागत नव उदारवादी 1990 के दशक में शीत युद्ध के अंत की ओर ले जाने वाली घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सके। वे ये भी अनुमान नहीं लगा सके कि आगे क्या होने वाला था। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ध्रुवीय क्षण का आनंद ले रहा था, लेकिन शक्ति का वितरण यह निर्धारित नहीं कर सका कि क्या ये एक वैश्विक अधिपत्य बनने की इच्छा रखेगा या बहुपक्षीय संस्थानों के माध्यम से काम करेगा। इसके अलावा विश्व भर में शीत युद्ध के अंत ने राष्ट्रीय हितों को लेकर राष्ट्रीय बहस शुरू कर दी, जो राष्ट्रीय पहचान के आसपास केंद्रित बहस थी। राज्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रम में अपनी स्थिति और पहचान को निर्धारित करने लगे। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विघटन और निर्माण को समझने के लिए संरचनावादी दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस हुई। अंत में शीत युद्ध के अंत ने पारंपरिक सुरक्षा विषयों की प्रमुखता को कम कर दिया और राष्ट्रवाद, मानव अधिकारों और अन्य मुद्दों के महत्व को रेखांकित किया, जो संरचनावाद के ताकत बन गए। अब हम ये देखेंगे कि संरचनावाद पर समाजशास्त्रियों का क्या प्रभाव रहा है। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशियोलॉजिस्ट्स। समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर संरचनावाद की निर्भरता ने भी उनके सम्मान में वृद्धि को बढ़ावा दिया। समाजशास्त्री इस बात पर बहस करते हैं कि व्यक्ति और समाज के बीच संबंध को कैसे परिभाषित किया जाए। इस बहस ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्वानों को प्रभावित किया कि कैसे राज्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संबंधों को परिभाषित किया जाए। मैक्स वेबर ने व्यक्तिवाद के खिलाफ लिखा और दावा किया कि समाजशास्त्र इस बात से संबंधित था कि संस्कृति ने उन अर्थों और महत्व को कैसे आकार दिया जो अभिकर्ताओं ने अपने कार्यों को दिया। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने व्यक्तियों की अंतर्क्रिया की मध्यस्थता के प्रतीकों की भूमिका के बारे में लिखा। टालकट पार्सन्स ने व्यक्तिवाद की आलोचना की और तर्क दिया कि जो विश्वास, वचनबद्धता और विचार व्यक्ति के मस्तिष्क में हैं, वे समाज से आते हैं। संरचनावादी ने इन विचारों को फिर से जीवित किया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लागू किया। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण दूंगा जिसमें ये बताने की कोशिश की जाएगी कि जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, यानी कि जो विश्वास हैं, मान्यताएं हैं,
धारणाएं हैं वो कैसे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। पीटर कैटजिंस्टीन ने अपनी पुस्तक द कल्चर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जो कि उन्होंने 1996 में लिखी थी, में नव यथार्थवाद के मानकों को चुनौती दी। इसके अंतर्गत गठबंधन के स्वभाव, सैन्य हस्तक्षेप, हथियारों की दौड़, महान शक्ति परिवर्तन सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों की श्रृंखला में वास्तविक दावों को चुनौती दी। इन उदाहरणों के द्वारा उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि पहचान यानी कि आइडेंटिटी और मानक नॉर्म्स किस प्रकार राज्यों के हितों को आकार देते हैं। संरचनावादियों के शोध की कई किस्में हैं। एक प्रमुख जीवंत परीक्षण द्वारा बताया गया है कि किस तरह से राज्यों के हितों और पहचान को परस्पर जोड़ा जाता है, साथ ही उन पहचानों को अन्य राज्यों के साथ अंतरक्रिया द्वारा कैसे आकार दिया जाता है। उदाहरण के लिए, जब उत्तर कोरिया परमाणु हथियार बनाता है तो अमेरिका क्यों चिंतित होता है, परंतु ग्रेट ब्रिटेन के हथियार बनाने पर नहीं। यथार्थवादियों का जवाब होगा कि उत्तर कोरिया एक बड़ा खतरा है, लेकिन विशुद्ध सैन्य शक्ति के नज़रिए से ग्रेट ब्रिटेन उत्तर कोरिया से एक बेहतर सैन्य बल है। फिर भी कोई ये तर्क नहीं देगा कि ग्रेट ब्रिटेन यूएसए के लिए खतरा है, चाहे वो कितने भी परमाणु हथियार बनाए और चाहे इन दोनों के मध्य विदेश नीति के बारे में कितनी भी असहमतियां क्यों ना हों। संरचनावादी विद्वान साझा इतिहास यानी कि शेयर्ड हिस्ट्री, साझा गठबंधनों शेयर्ड अलायंसेस और साझा मानदंडों यानी कि शेयर्ड नॉर्म्स को इंगित करेंगे, जो अमेरिका और ब्रिटेन को बताते हैं कि वे एक दूसरे के लिए खतरा नहीं हैं, हालांकि वे सैन्य रूप से बहुत शक्तिशाली हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी की पहचान माने रखती है, न कि सिर्फ राजनीतिक क्षमता और हित। यह यथार्थवादी अवधारणा की अस्वीकृति है जिसे राज्य अधिक से अधिक शक्ति चाहते हैं और उनके हित अंतरक्रिया के संबंध से इतर स्थित हैं। संरचनावादी मानते हैं कि राज्यों की पहचान जटिल और परिवर्तनशील है और समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अक्सर अन्य राज्यों के साथ अंतरक्रिया से उत्पन्न होती है। कुछ संरचनावादी विद्वानों का तर्क है कि समय के साथ राज्य अन्य राज्यों के बारे में धारणा बना सकते हैं ताकि सुरक्षा दुविधा यानी कि सिक्योरिटी डायलेमा, हथियारों की दौड़ आर्म्स रेस या अराजकता को कोई खतरा ना हो। वे एक उदाहरण के रूप में यूरोप की तरफ इशारा करते हैं, एक ऐसा महाद्वीप जो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 2 सैन्य संघर्षों का केंद्र था, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, पर उस शताब्दी के अंत तक युद्ध अकल्पनीय हो गया था।
यूरोपीय पहचान अब यूरोपीय संघ के साथ अंतर संबंध थी, न कि हिंसक राष्ट्रवाद जिसने 2 विश्व युद्धों को जन्म दिया। इसलिए संरचनावादियों के अनुसार सत्ता की राजनीति, अराजकता और सैन्य बल का परिवर्तन की व्याख्या नहीं कर सकते। संस्था, शासन, मानदंड और पहचान में परिवर्तन बेहतर स्पष्टीकरण है। कभी कभी राज्य प्रतिष्ठा भी अर्जित कर सकते हैं जो सामाजिक है, भौतिक अवधारणा नहीं। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड एक तटस्थ गैर गठबंधन राज्य के रूप में अपनी भूमिका को महत्व देता है। ये ना तो यूरोपीय संघ का सदस्य है और ना ही नाटो का। ये केवल 2002 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। एक तटस्थ राज्य के रूप में स्विट्जरलैंड को शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, न कि भौतिक शक्ति के रूप में। इसको अंतर्राष्ट्रीय मामलों कूटनीति रूप से हस्तक्षेप करने के लिए आदर्श शक्ति मिलती है। इसी तरह कनाडा की विदेश नीति में इसकी पहचान संचालित अनिवार्यताएं हैं जो आमतौर पर शांति बनाए रखने और मानवीय कार्यों के इर्द गिर्द घूमती हैं। अब हम संरचनावाद की आलोचनाएं लेंगे। संरचनावाद के आलोचकों ने तर्क दिया कि यह इस बात को पहचानने में विफल है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वास्तविकता किस हद तक मान्यताओं को प्रभावित करती है। वे कहते हैं कि विचार बारिश की तरह आकाश से नहीं गिरते हैं, वे जटिल सामाजिक वास्तविकताओं के उत्पाद हैं और विचारों और भौतिक दुनिया के बीच चल रहे रिश्तों को दर्शाते हैं। संरचनात्मक विश्लेषण विश्व राजनीति की तरलता पर प्रकाश डालता है। राष्ट्र, राज्य और अन्य प्रमुख वैश्विक अभिकर्ता जब अपनी धारणा बदल लेते हैं कि वे कौन हैं या क्या हैं, तो उनका व्यवहार भी बदल जाता है। इस रुख में एक ओर आशावादी तो दूसरी ओर निराशावादी दृष्टिकोण हो सकता है। यह इस संभावना को खोल देता है कि राज्य स्वार्थ की संकीर्ण धारणा को पार करते हुए वैश्विक न्याय और सर्वदेशीयवाद का आलिंगन कर सकते हैं। इसके विपरीत दूसरी संभावना ये हो सकती है कि राज्य अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ता, विस्तारवादी और आक्रामक राजनीतिक पंथों के शिकार हो सकते हैं। संरचनावादियों की सबसे प्रमुख आलोचना नव यथार्थवादियों के द्वारा की गई है। संरचनावादियों का मानदंडों से लगाव, खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय मानदंड, को नव यथार्थवादी संदेह की दृष्टि से देखते हैं। यद्यपि ऐसे मानदंड पाए जाते हैं, परंतु उनको नज़रअंदाज किया जाता है यदि ऐसा करना शक्तिशाली राज्यों के हित में होता है। नव यथार्थवादी ये भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि सामाजिक अंतर्क्रिया के चलते राज्य सरलता से परस्पर मैत्री कर सकते हैं। ऐसा लक्ष्य सिद्धांत में
वांछनीय हैं लेकिन व्यवहार में साकार नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना राज्यों को अहंकारी रूप में व्यवहार करने के लिए मजबूर करती है। अराजकता, अपमानजनक क्षमताएं, अनिश्चित इरादे राज्यों के समक्ष कम विकल्प प्रस्तुत करते हैं। राज्यों के समक्ष एक ही विकल्प रह जाता है कि वो परस्पर आक्रामक प्रतियोगिता करें। मार्क्सवादी संरचना के आलोचक हैं वेलरस्टीन की विश्व प्रणाली का सिद्धांत 16वीं शताब्दी से वैश्विक पूंजीवाद की भौतिक संरचना और उसके विकास पर केंद्रित है। ये विश्लेषण संरचनावादियों द्वारा विश्लेषण किए गए सामाजिक संपर्क के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय समाज सिद्धांतकारों और संरचनावादियों में सहमति पाई जाती है। इससे संरचनावादियों का महत्व पुनः स्थापित हो जाता है। उदारवादी लोकतांत्रिकरण, परस्परता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर जोर देते हैं। यह प्रक्रिया एक रचनात्मक व्यवस्था के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य कर सकती है कि अभिकर्ता क्यों सहयोग करना चाहते हैं। उदारवादी प्रगति सहयोग के मानदंड और विचार बनाने में मदद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतकारों के लिए वे राज्यों के बीच सामान्य हितों और सामान्य मूल्यों के अस्तित्व पर जोर देते हैं। यही वो चीज़ है जो राज्यों के मध्य संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय समाज बनाती है, न कि मात्र राज्यों की व्यवस्था। संरचनावादी इस प्रकार उदार और अंतर्राष्ट्रीय समाज सिद्धांतकारों के साथ सहयोग कर सकते हैं। सामाजिक सिद्धांत के महत्व पर संरचनावादियों का जोर और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामाजिक संपर्क का विस्तृत विश्लेषण नए आयामों को खोलता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के किसी भी दृष्टिकोण या सिद्धांत की तरह संरचनावाद के भी आलोचक हैं। यथार्थवादी और उदारवादी दोनों ये बताते हैं कि यह कहना मुश्किल है कि किसी व्यक्ति की पहचान वास्तविक है या रणनीतिक कारणों से अपनाई गई है ताकि भौतिक लाभ प्राप्त हो सके। इन आलोचनाओं के बावजूद संरचनावादी सोच और इसका समानता सिद्धांत पर जोर आने वाले कई वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अनुसंधान के मूल में रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था संरचनावाद का विचार। ये यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग दूसरा टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।